हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल पीजीटी एग्ज़ाम और आपके नेट एग्ज़ाम। इसी तो चलिए आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा सा विचलित है, जिससे यह तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो फटाफट देखो क्या रहेगा इसका आंसर। तो सबसे पहले समान प्रशासन के तहत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती, प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये अगर हम बात करें थोड़ा सा विचलित है, जिससे ये प्रशांत महासागर को 2 भागों में बांटती है, ऐसा नहीं है। बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करती, बेरिंग कटक को ये काटती है, बेरिंग सागर को काटती है। समान प्रशासनिक स्थल खंड को बांटती है, ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ना 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है। इस रेखा को स्थल भाग से थोड़ा दूर रखा गया है, यानी लैंड वाले पार्ट से 180 डिग्री देशांतर को थोड़ा सा दूर रखा गया है, ताकि एक ही देश में जो भी लोग रहते हैं ना, उनको असुविधा ना हो। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश के बीच में से निकाली जाएगी, मान लो ये कंट्री है और इसके बीच में से इस रेखा को गुजार दिया जाए, तो दोनों तरफ वाले देशों में एक ही दिन में अलग अलग तारीखें माननी पड़ेंगी, डेट माननी पड़ेंगी, और इस प्रकार सभी प्रकार के कार्यों में असुविधा होगी। इसीलिए समान प्रशासन के तहत द्वीप समूह को ये रेखा नहीं बांटती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, कर्क और मकर रेखा का जो बीच वाला भाग है उसे क्या कहते हैं, तो आपको ये बताना है। तो कर्क और मकर रेखा का ऑप्शन देख लेते हैं। शुष्क कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर। कर्क और जो मकर रेखा है हमारी, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कर्क और मकर रेखा का जो बीच वाला पार्ट है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के जो मध्य वाला भाग है उष्ण कटिबंध कहते हैं। सारा साल सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ने के कारण टेम्परेचर आपका हाई रहता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर बात करें तो 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा होती है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में देखें तो हम, और साउथ में बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ तक आपके मकर रेखा होती है। और वहीं हम देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो पार्ट है वो कहलाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध, और उसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ का पार्ट आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो आपको पता चल गया शीत कटिबंध किसे कहेंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस देश से प्राइम मेरिडियन रेखा क्या होगी, यानी किस देश से, ये थोड़ा रोंग छप गया है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन रेखा गुजरती है, आपको निम्न में से बताना है किससे। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जिसे आप प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहते हैं, वर्ल्ड की टाइम लाइन भी बोला जाता है इसे, ये आपकी काफ़ी कंट्रीज से गुजरती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूके से, स्पेन से, माली से, टोंगा से, अंटार्कटिका से, ठीक है, फ्रांस से और अल्जीरिया से, बुर्किना फासो से और घाना, तो घाना से भी गुजरती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, टोगो नहीं होगा, टोंगा है वो कंट्री। अफ्रीका में जीएमटी के सबसे निकट की अगर कैपिटल की बात करें तो वो घाना की राजधानी अक्रा है। जो घाना है इसकी कैपिटल है अक्रा, जो कि आपके अफ्रीका में है, और घाना देश की कंट्री है जो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन के बिल्कुल नज़दीक से गुजरती है। ओके, ध्यान रखना इसको। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा का एक प्रकार है। तो उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य की बात की गई है, सीमा का एक प्रकार है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ज्यामितीय, आरोपित, पर्वतीय या नदियाँ। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की देखें ना, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा, एक तो ज्यामितीय, एक आरोपित। ठीक है, इन दोनों के बीच में ना आपकी 38-20 या 38वीं लैटिट्यूड लाइन मानी जाती है, और उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की बिल्कुल सीमा रेखा है, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है, और इसके मध्य में ज्यामितीय और आरोपित सीमाएं दिखाई पड़ती है। तो राइट आंसर होगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है। तो नियर अबाउट 4 मिनट का समय लगता है, नियर अबाउट नहीं, एग्जैक्टली। सिंपल वे में है, देखो भाई, हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है ना,
360 डिग्री हमारी पृथ्वी एक सर्कल की वे में है, तो एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं 360, और इन 360 डिग्री को कवर करने में अर्थ 24 घंटे लेती है, तो डिवाइड करोगे 15 डिग्री आएगा। यानी ये आपको ये जो 15 डिग्री आया ये 1 घंटे की वैल्यू आई। उसी तरीके से आप 1 मिनट की निकालोगे तो 60, 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 डिवाइडेड बाई 15 एंड 4 मिनट। तो इस तरीके से आपकी 1 डिग्री की वैल्यू निकल आएगी 4 मिनट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, सभी देशांतर रेखाएं वृत्त बनाती हैं या होती हैं। वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे दोनों कथन सत्य हैं, सही व्याख्या है, या दोनों कथन सत्य है, सही व्याख्या नहीं। देखो कथन तो बिल्कुल दोनों सत्य हैं। सिंपल वे में देखें हम, सभी देशांतर जो रेखाएं है ना वो एक वृत्त होती है, एक बड़ा सर्कल तो बनाती हैं सभी देशांतर रेखाएं, और वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में बांटता है। तो ये भी ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ए और आर, बट ये सही व्याख्या नहीं हुई एक दूसरे की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज पैंटोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पैंटोग्राफ का यूज़ क्यों किया जाता है आपको ये बताना है। तो पैंटोग्राफ अगर हम देखें यहाँ पर, तो मानचित्र के संरेखण के लिए, मानचित्र को रंगने के लिए, मानचित्र मान को घटाने या बढ़ाने के लिए, या मानचित्र के पढ़ने के लिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो जो पैंटोग्राफ होते हैं वो मानचित्र के पढ़ने के लिए होते हैं, पढ़ आएगा यहाँ, तो मानचित्र के पढ़ने के लिए होते हैं। पैंटोग्राफ मैं बता दूँ आपको, एक धातु का एक आपका नॉर्मल सा यंत्र होता है जो कि आपका जो समानांतर चतुर्भुज है इसके सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? समानांतर चतुर्भुज के। इसकी सहायता से जो मानचित्र होते हैं या आरेखण होते हैं उनका बिल्कुल एक निश्चित रेशो में उनको छोटा या बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। यानी मैप्स को आप छोटा कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो एक निश्चित अनुपात में पैंटोग्राफ के द्वारा। ये एक यंत्र होता है, ध्यान रखना। तो मानचित्र को पढ़ने के लिए पैंटोग्राफ का यूज होता है। नेक्स्ट आता है मानचित्र पर जानकारी की जो मात्रा है निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो मानचित्र पर जानकारी की मात्रा सिंपल वे में आपके स्केल और अभिसाम्यिक संकेतों पर निर्भर करती है। और जैसे मानचित्र में विभिन्न उद्देश्य के लिए अलग अलग यंत्र भी यूज होते हैं, जैसे ओपिसोमीटर मानचित्र में दूरियों को मापने के लिए यूज होता है। प्लेनीमीटर मानचित्र पर क्षेत्रफल का अगर आपको मापन करना है एरिया का तो प्लेनीमीटर यूज़ होगा। पैंटोग्राफ जिससे मानचित्र को आप विवर्धन और लघुकरण यानी मानचित्र को बड़ा कर सकते हो और छोटा कर सकते हो पैंटोग्राफ से, ठीक है। तो ये सब कुछ स्केल और अभिसाम्यिक संकेतों पर होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, वह अनुपात जो नक्शे पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को वास्तविक जमीन पर संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में बताता है उसे क्या कहते हैं। तो ये उसे क्या कहेंगे? स्केल। ये स्केल की एक फेमस डेफिनेशन है। यानी मैप पर भी उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी और पृथ्वी पर भी उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को जो बताएगा उसे क्या कहेंगे? स्केल यानी मापन, ठीक है। और वृत्त मापी अगर हम बात करें, जो आपके वृत्त मापनी के मानचित्र होते हैं उनमें ना छोटे छोटे एरियाज़ को बड़ा करके दिखाया जाता है, और जो आपके लघु मापनी के मानचित्र होते हैं उन पर आपके क्या किया जाएगा? बड़े बड़े एरिया को छोटा करके दिखाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हमारी अर्थ को भाई 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन आपका DSSB KVS हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो पूरी अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे कि किस कंट्री को सबसे ज़्यादा टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, तो आपको कंट्री का नेम बताना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, भू आकृतियों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा अपर्दनीय विशेषताएं हैं। तो भू आकृतियों के निम्नलिखित समूह में से अपर्दनिक विशेषताओं की अपर्दन से बनी हुई हमें आकृतियाँ देखनी है। तो निश्चित ताम प्राकृतिक लेविस्टेक और थैलेंस, ये आपकी अपर्दन से बनी हुई नहीं है। हिमगहर, यारडांग, गोर्ज, घोल रंध्र, तो ये रहेगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। हिमगहर हिमानी द्वारा, यारडांग गोर्ज आपकी नदियों द्वारा, घोल रंध्र ठीक है भूमिगत जल द्वारा। तो इस तरीके से ये सारी बनती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, भू आकृतियों के निम्नलिखित समूह में से कौन सी अपर्दनीय विशेषता, सॉरी ये तो हो चुका है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, विभेदन या रिजोल्यूशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने हेतु दूर संवेदी संसूचक की संवेदिता से संबंधित होता है, ये क्या कहलाता है।
तो आपको बताना ये क्या कहलाता है, तो इसे कहेंगे हम स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन यंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये विभेदन यानी रिजोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने हेतु दूर संवेदी संसूचक की संवेदीता से संबंधित होता है, उसे ही कहते हैं स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज निम्न में से कौन सा एक स्थानिक सूचना तकनीक का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई भाग, तो यहाँ पर SPSS, जो SPSS है ये आपका पार्ट नहीं है। संदूर संवेदी के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार के आपके दूर संवेदक होते हैं, रेडियोमीटर, ऑडियोमीटर, मैग्नीटोमीटर और ग्रेविमीटर। रेडियोमीटर क्या करता है, ये विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के कुछ भाग को मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। मैग्नीटोमीटर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। और ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण में होने वाला जो चेंज है उसको मापता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि प्रकल्पना का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर गाइस आप ही मुझे दोगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा, इससे जो पहले वाली हमने क्वेश्चन आंसर किए थे तो बहुत बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर दोगे। और इसके साथ साथ मैं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन भी है, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा खुद का भी चैनल है स्टडी विद दीपा सैनी, तो मैक्सिमम मेरे चैनल के साथ भी जुड़ना भाई, इस चैनल को भी थोड़ा सा प्यार दे देना अपना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे और बहुत सारे टॉपिक है मैंने ज्योग्राफी के यहाँ पर कंप्लीट करवा रखे हैं और TGT लेवल का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, तो स्टडी विद दीपा सैनी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसके साथ साथ अचीवर्स एकेडमी ऐप है, उस पर आपका नेट और PGT का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट अपने नेट ज्योग्राफी या PGT ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी करना चाहता है तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन आता है तरंग धैर्य के बढ़ते क्रम में विभिन्न EMR स्पेक्ट्रम बैंड का निम्न में से सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है। इसमें ये कलर्स वाला क्वेश्चन है ना, हद से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। नीला, हरा, लाल, बैंगनी, लाल, नीला, हरा, पराबैंगनी, और इसके साथ साथ पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल या पराबैंगनी, हरा, नीला, लाल। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर हम देखते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले आता है पराबैंगनी, देन आता है ब्लू कलर, फिर हरा और फिर लाल। आपने स्पेक्ट्रम बैंड देखा होगा ना, तो स्पेक्ट्रम बैंड में जब हम देखते हैं अपना दृश्य प्रकाश, देन तब ये बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे रहते हैं और इसी सीक्वेंस में आपको ये लर्न करने होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे आपको 2 कथन दिए गए हैं और एक आपका अभिकथन है और दूसरा तर्क है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर चूज़ करना है। तो यहाँ पर अभिकथन है और यहाँ पर तर्क है। रडार को सक्रिय संवेदक सेंसर माना जाता है और ये संवेदक रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं और उनकी रेंज का पता लगाते हैं। यानी आप सैटेलाइट से चीज़ों का पता लगाते हो ना, तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर इन दोनों कथनों को पढ़ने के बाद अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। रडार को सेंसर भी कहा जाता है और ये रेडियो तरंगों का वेव जो रेडियो वेव होते हैं उनका यूज़ करके कोई भी जो वस्तु है और उसकी जो रेंज है उसका पता लगाते हैं। बिल्कुल दोनों के दोनों कथन करेक्ट है और दोनों एक दूसरे की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रडार अगर हम बात करें ना, ये आपका माइक्रोवेव कटिबंध में एक्टिव रहता है, जहाँ पर अगर तरंगों की तरंग दैर्घ्य की बात करें तो 1 सेंटीमीटर से 2 मीटर होती हैं। 1 सेंटीमीटर से 2 मीटर किस वे में होता है, ये किस में एक्टिव रहता है रडार। रडार आपका माइक्रोवेव कटिबंध में सेक्टर में एक्टिव रहता है। इसे किसी बाह्य एनर्जी की नीड नहीं होती, यह अपनी ऊर्जा पर ही आश्रित है। माइक्रोवेव तरंगें इसे बादलों और धुंध में भी कार्य करने की क्षमता प्रदान करती हैं, क्योंकि यह बाह्य ऊर्जा उस स्रोत पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। सामान्य रूप से वितरित एक समष्टि जिसकी 320 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वृष्टि है से 20 स्थानों के एक नमूना समुच्चय का चयन किया गया। नमूने का वृष्टि माध्य 250 सेंटीमीटर और मानक विचलन 150 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। चयनित प्रतिदर्शों के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बिल्कुल करेक्ट होगा। ये UGC नेट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के अगर हम बात करें ना प्रशिक्षण के लिए, तो हमेशा आपका टी प्रशिक्षण है, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, मानक विचलन का भी इसमें यूज़ होता है। वृष्टि माध्य भी दी गई होती है और एरियाज़ के
एक सैंपल दिया गया होता है। तो इसके लिए हम कौन से प्रशिक्षण का यूज़ करते हैं? टी प्रशिक्षण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, 1/3000 पर बने मानचित्र को 3 गुना बड़ा किया गया है तो विस्तारित मानचित्र की मापनी होगी। यानी मानचित्र को क्या कर दिया? 3 गुना बड़ा कर दिया। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले मानचित्र को बड़ा करने के लिए मानचित्र को जितना गुना बड़ा करना है ना, उसी को उसको ना उसी से भाग दे दो। अब इन्होंने बोला 3 गुना बड़ा करना है, तो ये जो 3000 है इसको 3 से भाग दे दो, 1000 आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/1000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जितना बड़ा गुना बड़ा करने को बोले ना, आप उसी से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, इस रेशो को डिवाइड करो, देन वही आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है? ठीक है, अभी 1 मिनट। निम्न में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व दिखाने वाला मानचित्र, खनिजों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र, जूट उत्पादक क्षेत्रों को दिखाने वाला मानचित्र, ये तीनों आपके थीमेटिक मानचित्र है। मापक 1:50,000 पर बना धरातल पत्रक, ये आपका थीमेटिक मानचित्र नहीं है। ध्यान देना इस बात पर, जो भी चीज़ें आपकी वितरण दिखाएगी, ठीक है, देखो यहाँ पर जूट उत्पादक क्षेत्रों का वितरण, यहाँ पर खनिजों का वितरण, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, यानी जो भी आपकी चीज़ें दिखाएंगी ना, तो वो आपके थीमेटिक मानचित्र होंगे। और थीमेटिक मानचित्र में जो मापक होता है वो 1:50,000 पर बना धरातल पत्रक नहीं होता। सभी में थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, आवर्ती वितरण दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको आवर्ती वितरण दर्शाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा? तो उसके लिए भाई आयत चित्र जो होते हैं, आयत चित्र यही सबसे बेस्ट होते हैं। रेखा ग्राफ से देखो, दंड आरेख आपको पता है, इस तरीके से दंड आरेख बनते हैं। पाई आरेख आपको पता है। जो रेखा ग्राफ होते हैं ये किसी भी प्रकार के उत्पादन वृद्धि और गिरावट को दर्शाते हैं। रेखा ग्राफ से आपको उत्पादन दिखाना है, बट आवर्ती वितरण आयत चित्र के द्वारा ही दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से माध्यिका कौन सा है? माध्यिका 1 मिनट। निम्न में से माध्यिका कौन सा है? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। सारणी में ऐसा अंक जिसके आसपास अन्य समंक केंद्रित हो, अंकों के योग को उसकी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंक, या श्रेणी में अधिकतम आवर्ती में पाया जाने वाला क्षेत्र, या सारणी को 2 बराबर हिस्से में बांटने वाला माध्यिकांक। तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आपकी जो पूरी जो टेबल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो बीच वाला अंक होगा, देखो एक टेबल यहाँ एक टेबल यहाँ, तो जो बीच वाला अंक है ना, इसे ही बोलेंगे मीडियम यानी माध्यिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, 1 मिनट, ये क्या हो गया? ओके, देन ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22 इज, निम्न में से कौन सी द्विचरीय सहसंबंध की विधि नहीं है? ठीक है, द्विचरीय, कार्ल पियर्सन की गुणांक विधि, आंशिक सहसंबंध, स्पीयरमैन की कोटि गुणांक विधि, या सहसंबंध की न्यूनतम वर्ग विधि। तो जो आपके आंशिक सहसंबंध की विधि है ना, आंशिक सहसंबंध की विधि, सहसंबंध विधि द्विचरीय, ये सहसंबंध की विधि नहीं है। स्पीयरमैन का जो कोटि अंतर विधि का जो सूत्र आता है ना, वो भी आपका, अगर हम बात करें स्पीयरमैन का जो आपका कोटि अंतर विधि का है, वो भी आपका जो फार्मूला आता है वो इस प्रकार से P = 1 माइनस फिर आपका 6 फिर ब्रैकेट सिग्मा D2 सिग्मा ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाय n की 3 माइनस n। ठीक है, ये 1 माइनस है, 1 माइनस ये आ जाता है। तो ये तो था आपका किसका? स्पीयरमैन का कोटि क्रम या कोटर अंतर विधि का। द्विचरीय सहसंबंध की विधि में आंशिक सहसंबंध को नहीं डाला जाता, बाकी इन तीनों को डाला जाता है। कार्ल पियर्सन की गुणांक विधि को, स्पीयरमैन की कोटि गुणांक विधि को और सहसंबंध की न्यूनतम वर्ग विधि को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, संख्या में 6, 4, 8, 2, 12, 10, 15 माध्यिका का मान होगा। आपको बताना है मीडियम, इसमें मीडियम का मान क्या होगा? तो देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको आरोही क्रम में लिखोगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 एंड 15। अब यहाँ से एक हटाओ, फिर 4 हटाओ, 12 हटाओ, 6 हटाओ, 10 हटाओ, तो बीच का क्या बच गया? 8। तो राइट आंसर इज 8। इस प्रकार से माध्यिका को निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस मानचित्र विधि का सामान्यतः जो यूज़ होता है वो जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित किससे किया जाता है? समोच्च रेखा से। समोच्च रेखा से तो नहीं किया जाता है, क्योंकि ये तो समान ऊंचाई वाले एरियाज़ को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट, वर्ण मानचित्र से, बिल्कुल करेक्ट, वर्ण मानचित्र से आपके होते हैं। वर्ण मानचित्र विधि का यूज जनसंख्या घनत्व को दिखाने के लिए ही होता है। और मानचित्र में अगर घनत्व आदि भिन्नता को राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर भी दिखाया
जाता है। डॉट मेथड के द्वारा अधिकतर आपकी पॉपुलेशन दिखाई जाती है और समान जो मानचित्र होते हैं समान मान वाले एरियाज़ को मिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और कोई इशू हो तो वो भी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख देना। और आगे भी हमारे चैनल के साथ बनने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। निशा मैम के चैनल के साथ तो आप जुड़े ही हो। तो स्टडी विद दीपा सैनी मेरा खुद का चैनल है। निम्न में से कौन सा स्केल बसावटों के रैंक साइज वितरण का सही माप है? तो कौन सा स्केल है? नामित या नॉमिनल, क्रमिक, ऑर्डिनल, अंतराल या अनुपात? तो राइट आंसर रहेगा अनुपात यानी रेसो। जो रेसो है वो स्केल बसावटों के रैंक साइज वितरण का बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल सही माप थे। तो ये थे 25 क्वेश्चन, इसमें से आपके प्रैक्टिकल्स के काफ़ी क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे लेवल के मैं ये कहूँगी क्वेश्चन है, क्योंकि नेट लेवल और पीजीटी कितना भी डीप हो तो उसके सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं, प्रैक्टिकल के भी काफ़ी डिटेल वाले, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, लाइक शेयर करना वीडियोस को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू। 26 है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि पूछी गई है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि क्या है या कितनी है? तो सिंपली तौर पर देखो 40,050 किलोमीटर, 14,150, 14,076 और 14,250। तो यहाँ पर देखो सिंपली वे में अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर बनेगा 40,076 किलोमीटर। जो हमारी अर्थ है उसका जो सेंट्रल जो सरफेस होता है ना, वहाँ से वो अक्षांश रेखा जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस रखती है ना, तो यही जो शून्य अंश की रेखा होती है, अक्षांश रेखा, यहीं से ही आपकी ये परिधि मापी जाती है। तो पृथ्वी से विषुवत रेखीय जो परिधि होती है वो आपकी 40,076 किलोमीटर। और ध्रुवीय परिधि कितनी होती है? ध्रुवीय परिधि पूछी जाए यानी पोलर परिधि पूछी जाए तो 40,008 किलोमीटर। दोनों आप याद रखोगे, ठीक है, 40,008 किलोमीटर। और इस जिसका कारण विषुवतीय क्षेत्र में थोड़ा उभार है और ध्रुवों का थोड़ा चपटा होना है, तो इस वजह से ये कम हो जाती हैं ध्रुवीय वाली परिधि। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जब सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता है तो, यानी सूर्य आपका कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, मकर रेखा के ऊपर है, तब आपका क्या होगा? तो देखते हैं। समस्त विश्व में दिन और रात एक बराबर होते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिन और रात तो जब बराबर होंगे ना जब सूर्य आपका इक्वेटर पर होगा। दक्षिण गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती हैं? ऐसा भी नहीं होता। दक्षिण गोलार्ध में आपकी रातें लंबी नहीं होती। आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती है। बिल्कुल करेक्ट, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। जब आपका सूर्य कैप्रिकॉर्न पर होगा तो आर्कटिक तो आपका नॉर्थ पोल पर पड़ता है, तो वहाँ पर सूर्य का अंश दिखाई ही नहीं देगा। तो वहाँ पर जो रातें होंगी यानी जो रात ही चलती रहेगी, दिन तो कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जो सन है हमारा कहाँ पर गया हुआ है? साउथ में गया हुआ है। एंटार्कटिक क्षेत्र में दिन और रातें 12 घंटे के अवधि के होती हैं। देखो समस्त दिन और अगर हम बात करें ना, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होता कि अंटार्कटिक जो एरिया उसमें दिन और रातें आपकी 12 घंटे की अवधि की होती है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। सिंपली वे में बताए ना, जब आपका सन इक्वेटर के ऊपर होता है, और कब होता है? एक तो होता है 23 सितंबर और दूसरा होता है भाई 21 मार्च। इन दो जो डेट्स हैं, इन दो डेट को जो सूर्य होता है बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, जिस वजह से आपके पूरे विश्व में दिन और रातें एक बराबर बनते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी या स्ट्रेट कब पड़ती हैं, ये आप आंसर दोगे मुझे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में स्थित होती है? तो ये लास्ट वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, और इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 बार। कब होगा भाई? ठीक है, कब होगा? ये होगा भाई एक तो पूर्णिमा को और एक होगा आपका अमावस्या को। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाता है? तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो जो पवन विक्षेप यानी हवाएं मुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ इस तरीके से इक्वेटर के पास से जब पृथ्वी रोटेट करती है ना, तो इस तरीके से नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवा
ऊपर चली जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं नीचे आ जाती हैं। तो जो पवनों का मुड़ना है या विचलन होना है उसे हम क्या कहते हैं सिंपली वे में, तो हवाएं नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर, और साउथ हेमिस्फीयर में साउथ की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को आपको बताना क्या कहलाता है, तो राइट आंसर होगा भूविक्षेपी पवन। तो इसे कहते हैं भूविक्षेपी पवन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष आप सभी देखते हो, ठीक है, रेनबो जिसे आप बोलते हो, तो इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है, तो न्यू क्वेश्चन है। अधिकतर जो आपका इंद्रधनुष देखा जाता है ना गाइस, वर्षा होने के बाद ही आता है और हमेशा सूर्य के अपोजिट साइड में आता है, यानी जिस साइड सन होगा ना उसके अपोजिट साइड में आप देखना कभी भी रेनबो बनेगा। ठीक है, तो इसलिए दिन में दोपहर के बाद सूर्य के पश्चिम की तरफ आने पर इंद्रधनुष हमेशा पूर्व की ओर बनता है, क्योंकि सूर्य उदय तो पूर्व से होता है, बट फिर सूर्य मूवमेंट चलती रहती है ना, जब सूर्य राइज होने की सिचुएशन में आता है तो वेस्ट में होता है, सॉरी हाँ वेस्ट में होता है, जब सूर्य जब सूर्य अस्त होने की सिचुएशन में आता है, सेट, ठीक है, सेट होने की सिचुएशन में आता है तब आपकी डायरेक्शन वेस्ट होती है, तो इसके अपोजिट कौन सी होगी, पूर्व। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पूर्व। तो जब भी आपका दिन में या दोपहर में जब भी आप देखते हो ना इंद्रधनुष, तो ये बात जरूर देखना कि एक तरफ सन होगा और दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन की वजह से आपके 7 रंग बिखर जाते हैं आसमान में, जिसे आप कहते हो इंद्रधनुष। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। 2 बसंत विषु के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है, तो 2 बसंत विषुओं के बीच आपको बताना कितने दिन का अंतराल होता है। तो सिंपली वे में बात करें तो जो सन है वो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। हम सबको पता है 21 मार्च को ही क्या बोलते हैं, हम 21 मार्च को वसंत विषु बोलते हैं। ठीक है, तो 21 मार्च जब वसंत आने पर पूरा 1 वर्ष का समय लगता है, दोबारा से 21 मार्च आने पर कितना टाइम लगेगा, 1 वर्ष का। इस प्रकार हमारा राइट आंसर तो 365 बनेगा 2 विश्वों के बीच में। जबकि अगर हम बात करें ना 2 विश्व के बीच में, यानी 2 इक्विनॉक्स के बीच में कितना टाइम पीरियड होता है, 182 दिन का। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। अगर 2 इक्विनॉक्स की बात की जाए, 2 इक्विनॉक्स की बात, यहाँ पर बसंत वर्ड नहीं होता ना, तब हमारा राइट आंसर होता है 182। यहाँ पर बसंत डाल दिया, यानी आपको एक बार 21 मार्च को बसंत विषु आ गया, अब दोबारा से बसंत विषु 21 मार्च को ही आएगा नेक्स्ट ईयर, तो 365 दिन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है, तो साउथ हेमिस्फीयर का जो ग्रीष्म अयनांत है वो कब होता है, तो 21 मार्च को तो आपको सबको पता है वसंत विश्व होता है, 21 जून को कर्क होता है, और 23 सितंबर की हम बात करें तो ये भी नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर। तो दक्षिणी जो हमारे यहाँ 22 दिसंबर को क्या होती है, सर्दी होती है, और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 22 दिसंबर को, और मकर रेखा कहाँ पर है, साउथ हेमिस्फीयर में। तो साउथ हेमिस्फीयर में उस वक्त क्या होता है, ग्रीष्म अयानात यानी गर्मी होती है। गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर स्थित होते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखना, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होंगे, जैसे यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर आपका सन है और चंद्रमा, यानी अर्थ के बिल्कुल एक ओर होंगे, तो इस सिचुएशन को कहते हैं युति यानी कंजक्शंस। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, युति। और युति वियुति ये मैंने बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझा रखे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर हमें मिलान करने हैं, देख लेते हैं। घरों की जननिक स्थितियाँ दी हुई है और ज्वार भाटा से रिलेटेड सिचुएशन दी गई है। ये नीचे तो आंसर कोड है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो आपका जो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की सिचुएशन में रहेंगे। तो भाई जब समकोण की सिचुएशन में रहते हैं तब आपका सूर्य और चंद्रमा तो हमारा राइट आंसर होगा समकोण, तो लघु ज्वार होता है। और जब आपका सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा की स्थिति में होंगे तब हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, दीर्घ ज्वार, यानी बड़े लेवल का आपका टाइड आता है। चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल समीप होगा तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, तो उस सिचुएशन को कहते हैं उपभू। ये मैं उपभू ज्वार, ठीक है, उपभू। जब पृथ्वी और जो चंद्रमा है उनकी जो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसको भी उपभू बोलते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी से जब दूरस्थ होते हैं उसे अपभू बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
है ना। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र की समकोण की स्थिति में लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस उपभू और मैक्सिमम डिस्टेंस अपभू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। तो ग्रहण के दौरान जो छाया पड़ती है उसका सबसे जो काला भाग कहलाता है ना, उसे बोलते हैं प्रच्छाया। राइट आंसर रहेगा प्रच्छाया। और सिंपली वे में देखें ना, वो तो कहलाता है प्रच्छाया। और सूर्य के अंदर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होल होते हैं, सन के अंदर, ये सन है, सन के अंदर ये ब्लैक ब्लैक बिल्कुल होल होते हैं जिसे बोलते हैं ब्लैक होल। और सूर्य क्रिट बोलते हैं सूर्य के चारों ओर जो लेयर्स होती है उसको। ये सूर्य क्रिट हमें दिखाई देता है अधिकतर ग्रहण के समय आउटर लेयर के रूप में। नेक्स्ट आता है सौर कलंक। सौर कलंक जो मैं आपको अभी अभी समझा रही थी, सौर कलंक जिसे इंग्लिश में सन स्पॉट्स के नाम से भी जानते हैं, स्पॉट। तो ये क्या होते हैं? ये आपके प्रकाश मंडल के वे प्रदेश हैं जहाँ का तापमान चतुर्दिक प्रदेश की तुलना में 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी अगर इसके आसपास के एरिया की बात करें ना, तो ये जो सौर कलंक वाला एरिया होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो उस एरिया को कहते हैं हम सौर कलंक। ठीक है, ये बिल्कुल सूर्य की सतह के काले धब्बे होते हैं, यानी सन के सरफेस पर ही ये बने हुए काले धब्बे होते हैं। इनका टेम्परेचर आसपास के एरिया से थोड़ा कम होता है। और ये कलंक है ना, अगर बात करें सन के 5 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। इनके आंतरिक जो बिल्कुल काले, इनके अंदर जो बिल्कुल काले धब्बे होते हैं ना, उनको बोलते हैं अम्बरा। क्या बोलते हैं? अम्बरा। बिल्कुल डार्क ब्लैक जो होते हैं स्पॉट, उनको बोलते हैं अम्बरा। और चारों तरफ जो कम काले होते हैं ना, उनको बोलते हैं पेनम्बरा। क्या बोलते हैं? पेन अम्बरा। पेन अम्बरा। तो आप ये ध्यान रख लेना, अम्बरा क्या होता है और पेन अम्बरा क्या होता है। एक सौर कलंक का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ महीने तक हो सकता है और लगभग भाई ये 11.1 वर्ष के अंतराल पर प्रकट होता है। अगर ईयर पूछे कि इनके बीच में डिफरेंट कितना होता है पैदा होने में, तो 11.1 साल लग जाते हैं, इस अंतराल पर ये पैदा होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। चलिए डिस्कस करते हैं इसे भी। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। चंद्र दिवस यानी 24 घंटे और 52 मिनट। ठीक है, चंद्रमा के एक दिन की अवधारणा पृथ्वी या अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग है। चंद्र दिवस किसे बोलते हैं? चंद्र दिवस की यानी चंद्रमा का जो रोटेट है, यानी अपने अक्ष पर जो चंद्रमा घूमता है, उसमें भी टाइम चंद्रमा कितना लगाता है? 24 घंटे 52 मिनट की होती है, जिसके दौरान पृथ्वी का चंद्रमा की बिल्कुल सीध में स्थित बिंदु एक बार घूमकर पुण्य चंद्रमा के ठीक नीचे उसी देशांतर और बिंदु पर पहुंच जाता है। मोटा मोटा आप ये समझ लो, हमेशा अर्थ से चंद्रमा का हमें वही पार्ट दिखाई देता है। ये अर्थ है, ये हमारा मून है, तो हमेशा यही वाला पार्ट हमें अर्थ से दिखाई देगा। क्योंकि चंद्र दिवस की अवधि की वजह से हमारी पृथ्वी का भी रोटेशन सेम है और चंद्र जो मून है उसका भी रोटेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी गड़बड़ होती रहती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांशों के बीच, देखो सिंपली वे क्वेश्चन और बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो दो लैटिट्यूड के बीच की आपको बतानी है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो वो होता है 111 किलोमीटर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे कि दो लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। कार्टोग्राम है क्या है भाई? कार्टोग्राम आपको बताना है। तो मानचित्र पर मौसम घटकों का प्रतिनिधित्व, मानचित्र पर सांख्यिकीय डेटा का प्रतिनिधित्व। तो कार्टोग्राम कहते हैं जो मानचित्र पर जो भी आपके सांख्यिकीय डेटा होते हैं उनका प्रतिनिधित्व। कार्टोग्राम सांख्यिकीय आंकड़ों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा मानचित्र पर सांख्यिकीय डेटा का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। कार्ल बी मोलवेड ये कार्टोग्राफर है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो ये एक जर्मन कार्टोग्राफर है, तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। मोलवेड का आपने सुना हुआ भी है ना, उसमें आते हैं मोलवेड आपके जो प्रोजेक्शन होते हैं उसमें मोलवेड का आता है ना प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 41। C.S. रामेज के अनुसार मानसून क्षेत्र में विस्तार होता है। तो C.S. रामेज के अनुसार जो मानसून क्षेत्र है उसमें जो विस्तार होता है ना, वो होता है आपका कहाँ से कहाँ तक? 35 नॉर्थ से 250 साउथ जो आपके लैटिट्यूड है, और 40 डिग्री पश्चिम से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, तो आपका जो 35 डिग्री उत्तर से, यहाँ गलत है ये, मैं भी यही सोचता 25 आएगा यहाँ,
25 डिग्री, राइट कर लेना। ये 25 डिग्री है दक्षिण अक्षांश और 40 डिग्री पश्चिम से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच रामेज के अनुसार क्या है, मानसूनी एरिया है जहाँ पर मानसून आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। शीतकालीन अयानात पर घंटे और मिनट में दिन की समा अवधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन या कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन सा गलत है भाई। ठीक है, तो 20 डिग्री अक्षांश, दिन की लंबाई 10 घंटे 48 मिनट शीतकालीन अयानात पर पूछी गई है। तो और 60 डिग्री अक्षांश, दिन की लंबाई 5 घंटे 33 मिनट। 40 डिग्री अक्षांश और दिन की लंबाई 6 घंटे 10 मिनट और 0 डिग्री अक्षांश, दिन की लंबाई 12 घंटे 0 मिनट। ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दिन की लंबाई 12 घंटे होती है 0 डिग्री अक्षांश पर। और 20 की बात करें तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो 10 घंटे और 48 मिनट, ये कम होती चली जाती है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। और फिर 40 डिग्री पर आपके 6 घंटे, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा 40 डिग्री वाला। 40 डिग्री अक्षांश पर दिन की लंबाई केवल 6 घंटे और 10 मिनट की, ऐसा नहीं होता। आप खुद देखो, क्योंकि हमारी लास्ट लोकेशन इंडिया की 37 डिग्री 6 मिनट है नॉर्थ में, कश्मीर में। तो क्या वहाँ सिर्फ 6 घंटे का दिन होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है। यानी सूर्य के चारों ओर जो आपका सैटर्न प्लैनेट है उसका रिवोल्यूशन यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा 29.46 ईयर। शनि ग्रह आपका जुपिटर के बाद सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। टाइटन सैटर्न जो शनि ग्रह है इसका सबसे बड़ा प्लैनेट है। और अगर इसके घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो हमारी अर्थ से कम घनत्व है सैटर्न प्लैनेट का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 22 दिसंबर को निम्न में से कितने समय सूर्य प्रकाशित रहता है। ठीक है, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बताना है 22 दिसंबर को। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 22 दिसंबर को आपका जो सूर्य प्रकाशित रहता है वो लगभग 10 घंटे 48 मिनट को रहता है। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 घंटे 48 मिनट। तो नियर अबाउट आपके 11 घंटे ही हैं, 12 मिनट ही कम है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन पी भूकंपीय तरंगों कटिबंध को प्रदर्शित करता है। यानी पी तरंगों का आपको बताना है विस्तार। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि VS में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो इसका राइट आंसर होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पी भूकंपीय तरंग कटिबंध को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपके DSSB KVS और NVS और HTET में भी आ चुका है। तो बहुत ही आप ये कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कर लेना। ये आपका एक तरीके से शैडो एरिया भी माना जाता है अर्थ का, 105 डिग्री से 145। आप गाइस आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो आप सभी जानते ही हो कि अचीवर्स एकेडमी ऐप पर PGT और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, देन जॉइन अचीवर्स एकेडमी ऐप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। अक्षांश से समानांतरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन रोंग है यानी गलत है, आपको ये बताना है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा कथन रोंग है। अक्षांश से बिल्कुल पैरेलल के संबंध में समान अक्षांश के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को विशालतम के समानांतर के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट ये है। नेक्स्ट आता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट ही है। वे भूमध्य रेखा से आरंभ होते हैं और इनके समानांतर चलते हैं, बिल्कुल करेक्ट। सभी समानांतर लंबाई में समान है, बिल्कुल रॉन्ग है ये बात। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि देखो सभी अक्षांश आपके एक समान नहीं होते। देखो ये हमारी अर्थ है, तो ये वाला जो 0 डिग्री है ये सबसे बड़ा है और पोलर एरिया पर तो बिल्कुल डॉट बन जाती है आगे जाके लैटिट्यूड लाइन, तो लंबाई में बिल्कुल भी समान नहीं है। तो सी ऑप्शन रहेगा। ग्लोब पर सभी समानांतर वृत्तों के रूप में खींची जाती हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगा तो IST पर क्या होगी। सिंपली वे में IST बतानी है। तो आपको घूर्णन की अगर दिशा ही उलट दें, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया मैंने सेट किया है, बिल्कुल दिशा ही उलट दी जाती है तो आपकी IST पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर हो, दोपहर बज गई है भाई, तो पृथ्वी की घूर्णन दिशा हमने उलट दी है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर शाम के क्या बजेंगे, 6:30 होंगे। ठीक है, क्योंकि दोपहर के 12 बज गए और
दोपहर होगा तो IST आपको पता है 5.5 घंटे प्लस में है, तो राइट आंसर क्या होगा 6:30 बजेंगे। घूर्णन की दिशा उलट देना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। कथन और कारण दिए गए हैं। विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। करेक्ट है भाई, सदैव 12 घंटे का ही होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपत कोण जो होता है बिल्कुल वो समान होता है। तो यहाँ पर हम बात करें ना तो ये दोनों ही सही है और बिल्कुल व्याख्या करेक्ट है। कैसे? देखो, पृथ्वी के सेंटर में पश्चिम से पूर्व खींची गई है वेस्ट टू ईस्ट 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप इक्वेटर कहते हो। यहाँ पर सूर्य के वर्ष भर लंबवत चमकने का कारण ही दिन और रात बराबर होते हैं। सारा साल हाई टेम्परेचर रहेगा, सारा साल आपकी बिल्कुल उच्च वर्षा होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 डेट है जब सूर्य बिल्कुल इक्वेटर पर लंबवत चमकता है, और इसी दिन संपूर्ण विश्व में यानी होल वर्ल्ड में आपके जो डे और नाइट होते हैं बिल्कुल इक्वल होते हैं, और इस दिन को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी विश्व कहते हैं। और जब विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है तो सूर्य की किरणें बिल्कुल, इसका जो आपत कोण बनेगा बिल्कुल सीधा बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? यानी यहाँ पर डेट लाइन पूछी गई है, तो भूमध्य रेखा को तो 0 डिग्री जो आपकी क्या है लैटिट्यूड है उसे इक्वेटर कहते हैं, तो दिस इज़ अ रॉन्ग। 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भी रॉन्ग है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आप इसे याद रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। चुंबकीय तूफान क्या है? तो चुंबकीय तूफान किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय तूफान कहते हैं जब आपके खगोलीय जो पिंड होते हैं ना, जो आपके सौरमंडल में या पूरे ब्रह्मांड में जो भी खगोलीय पिंड है, फॉर एग्जांपल प्लैनेट वगैरह या और भी हैं, तो उनके जब चुंबकीय एरियाज़ में गड़बड़ी होती है ना तो उसे बोलते हैं चुंबकीय तूफान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे 50 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर अपना प्यार दीजिए। स्टडी विद दीपा सैनी मेरे चैनल के साथ भी जुड़िए। और ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।